अब इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि राइबोसोम जो बाइंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोसोलिक, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या चीजें होते हैं होती है। तो अगर आपने गौर किया है कि राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है, ठीक है ना, लार्जर सब यूनिट, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इसको एटीएस ऑफ मैमल्स बोलते हैं। हम लोग एटीएस को ही बोलेंगे, 70s तो यहाँ जुड़ेगा नहीं। मतलब एटीएस ये राइबोसोम है जिसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s है और ऊपर वाला जो सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट है, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो हम लोग कहते हैं 40s। इस प्रकार से ये ही दो सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट ही जुड़ता है। अगर लार्जर सब यूनिट जुड़ता है तो स्मॉलर क्यों नहीं जुड़ता है भाई? लार्जर ही क्यों जुड़ता है? उल्टा जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है, ठीक है ना, ऐसे करके जुड़ता ही है, ऐसे जुड़ता है, ऐसे क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इसके जुड़ने का डोमेन है, जिसको हमने कहा बाइंडिंग पार्ट है यहाँ पर, तो राइबोसोम में भी फिक्स रहता है कि कौन से हिस्से में वो जुड़ने के लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि उल्टा जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? यहाँ पर कुछ जुड़ने के लिए है ही नहीं। तो दोनों की तरफ कोरस्पॉन्डिंग हिस्से होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन एंड लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, इन दोनों के बीच कुछ तो रिलेशनशिप होता होगा, कुछ तो एक संबंध बनता होगा। हमारा आंसर होता है हाँ। इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है वो होता है स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन, नॉट आयोनिक बॉन्ड, ये होता है आयोनिक इंटरेक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन एंड लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन। ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन होता है उसमें लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ राइबोसोम, ठीक है, जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, ये जो होता है ये जुड़ता है किसके साथ? ये इंटरेक्शन करता है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन क्या है? तो राइबोफोरिन जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, मतलब इसमें शुगर और प्रोटीन दोनों जुड़े हैं। इसके साथ इसका इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन से एक दूसरे से जुड़ते हैं, और स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में बनता है। और राइबोफोरिन तो बड़ा यूनिक सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसको हम लोग आरबीसी मेम्ब्रेन पर पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर भी देखेंगे तो राइबोफोरिन 1 है, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, राइबोफोरिन 2। राइबोफोरिन 1 का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 65,000 डाल्टन है, ठीक है, लोग इसको 65 kD भी कहते हैं। और अगर राइबोफोरिन 2 को देखें, यह 64,000 डाल्टन है, ठीक है, 64 किलो डाल्टन। तो राइबोफोरिन 1 जो है वो थोड़ा सा क्या है,
ये बड़ा है। और दोनों में क्या यूनिक बात है कि बोथ आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, बोथ आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मतलब हो गया कि जो मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार तक गुजरता है। आपने डायग्राम देखा भी होगा, मैंने उसको सिस्टम डायग्राम दिखाया भी था कि ये कैसे आपस में अलग अलग करते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हेन ग्लूटरल डिहाइड, ये केमिकल है, ग्लूटरल डिहाइड इज ट्रीटेड, इस पर ट्रीट किया गया ऑन द रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन। रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर जब ये ट्रीट किया गया तो क्या हुआ? तो रिजल्ट ये हुआ कि जो राइबोफ्लोरिन है, राइबोफ्लोरिन राइबोफ्लोरिन 1 and 2 detach from the ER membrane। राइबोफ्लोरिन 1 और 2 दोनों क्या हो गए? मेम्ब्रेन से बाहर निकल गए, और उसको आप और हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो राइबोफ्लोरिन है, जिसको बहुत ज्यादा लोग स्टडी करते हैं। और स्मूथ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर कोई मेम्ब्रेन, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा के लिए अगर स्मूथ वॉल्ड ही हो, उसमें राइबोफ्लोरिन नहीं देखा जाता। ये राइबोफ्लोरिन के साथ एक रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। जी सर। some specialized some specialized एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने काम से इतने स्पेशलाइज हो जाते हैं, उनको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोसोम मतलब क्या है? ग्लाइकोजन रिच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और ये लीवर सेल मिलता है, लीवर सेल में ये मिलता है। खूब सारा ग्लाइकोजन अपने पास ये रखता है। अगर इसको ग्लाइकोजन टेस्ट करोगे तो पूरा का पूरा सेल ही रंगा जाएगा। उसी तरीके से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी ऑल नो इट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये जो होता है ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर सेल, हमारा जो रेड मसल फाइबर सेल्स होता है, सेल्स स्केलेटल मसल। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो ये कैल्शियम रिच है, ढेर सारा कैल्शियम स्टोर्ड होता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड हो गया ये। उसके अलावा भी कुछ एक यूनिक एग्जांपल है, जैसे माइलोइड बॉडी, ये रेटिनल सेल इन आई ऑफ फ्रॉग में स्टडी किया गया। आई इन द आई ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के आंख में इसको स्टडी किया गया। और ये भी क्या है कि स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रिच इन पिगमेंट्स, पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स। ये सब सेल इतने ज्यादा से एक खासी काम के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज करते हैं कि हम लोग इनको अवॉर्ड ही कर देते, कि नया नाम देते हैं कि भाई ये जो है माइलोइड बॉडी हो। पहले स्टडी किया गया था माइलोइड बॉडी, बाद में स्टडी किया गया, देखा कर ये तो एक सेल है जिसमें स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कलर पिगमेंट से भरा हुआ। उसी तरह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल फाइबर में पाया जाने वाला स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह भी SCR ही है, और यह इसको हम लोग SCR ही लिख देते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक। और ग्लाइकोसोम जो है वो ग्लाइकोजन रिच स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इतना पर्टिकुलर काम ये करता है, ये चीज को समझने की जरूरत है। अब जब बेसिक्स हम लोग लगभग क्लियर कर चुके हैं,
अब हम लोग को एडवांस्ड में आना है, अब हमें प्रवेश करना है विषय वस्तु के साथ। तो विषय वस्तु के साथ जब प्रवेश करते हैं, हम लोग को दो पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखना है। यार, पहला पार्ट होगा इसका मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर इसका मेम्ब्रेन आपका क्लियर नहीं है तो फिर इसमें बहुत विषय वस्तु भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा होता है इसका ल्यूमेन। इन दोनों का स्टडी हमें स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। और फंक्शंस तो अनडाउटेबली बहुत सारा फंक्शंस है, जिसको एक एक करके हम लोग देखना पसंद करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं उनसे इनका स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि कैसा ये काम करते हैं वैसा ही इनका स्ट्रक्चर मिलता है। मीनवाइल, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें आता है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे प्रथम सवाल उसके स्ट्रक्चर में आता है कि इसको जन्म कौन देता है। बायोजेनेसिस मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल जनरेशन, कैसे इसका जन्म होता है, ठीक है ना। अगर ये सवाल आता है तो इसका सबसे पहला जो आंसर आता है वो होता है टेम्पोरल कंटिन्यूटी। टेम्पोरल कंटिन्यूटी। टेम्पोरल कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा? सबको याद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दरमियान में क्या होता है? इन साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड, यही होता है। एंड एट दैट टाइम उसी वक्त में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो divided and distributed into cells and distributed in two daughter cells. अब क्या हो गया कि ऐसे आप देख रहे होते हैं हम लोग सब लोग साइटोकाइनेसिस हो रहा है एनिमल सेल में। अगर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, दो न्यूक्लिया बन चुके हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो अब सेल को दो भाग में बांटने वाला है। अब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सोचो कि यहाँ पर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या हो गया? हम बंटवारा करते हैं, हम ऐसे आपको आसान से बता रहे हैं। रिजल्ट क्या हो गया? जब दो डॉटर सेल्स बन गई छोटी छोटी, उसमें न्यूक्लियस भी है और उसमें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ हिस्सा इसमें चला आया और कुछ हिस्सा इसमें चला आया। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल कंटिन्यूटी। टेम्पोरल कंटिन्यूटी मतलब ये उसी के साथ बांटकर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड अ टेम्पोरल कंटिन्यूटी। आगे ये सेल खुद से जनरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब अगला सवाल क्या होगा? जैसे जैसे डॉटर सेल्स बड़ा होता चला जाएगा, बड़ी होती चली जाएगी, डॉटर सेल बोल रहे हैं ना, मान लो ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला इसको। अब ये इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हुआ ढेर सारा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, बहुत सारा। आपके मन में सवाल आएगा कि सर वहां मिला तो थोड़ा ही था, लेकिन इतना कैसे ज्यादा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एकदम पूरा सेले भर गया। तो यहाँ क्या करता है? वो बायोजेनेसिस करता है। बायोजेनेसिस मतलब वो बनाता है। क्या करता है? वो बनाता है। तो सेल खुद से बाकी काम करता है। सेल खुद से बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम को बनाता है, वो बनाता है। यहां अगर कोई सवाल पूछे कि कौन बनाता है ये, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिंथेसाइज करता है। इसीलिए
जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा होता है सेल डिवीजन में, तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल को मिल जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा, और वो बाकी पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, बनाकर तैयार कर देगा। तो बायोजेनेसिस जो है उसमें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, इसको याद रखना है बहुत ध्यान से। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, सिंथेसिस ऑफ ईआर मेम्ब्रेन। हम सिर्फ मेम्ब्रेन क्यों बोलेंगे, पूरा बोलते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इसमें यह बनाता है अपना प्रोटीन और लिपिड जो भी है, ये खुद से इसका निर्माण करता है मिलकर। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, मतलब खुद से इसका निर्माण करवाता है। और स्टेप 2 जो है, स्टेप 2, उसमें क्या करता है? तो स्टेप 2 में अब इसमें जो भी जोड़ना है, कुछ इसमें एडिशन करना है ना, तो होता है एडिशन ऑफ एंजाइम्स, ओलिगोसैकेराइड्स, मतलब जो शुगर है छोटे छोटे मिलकर बनाए हुए ओलिगोसैकेराइड्स वो, और एडिशनल लिपिड्स, और भी कुछ अगर लिपिड्स डालना है एडिशनल लिपिड्स, तो उन सबको ये जोड़ता है। तो सबसे पहले क्या काम करता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन के लिए लिपिड्स और प्रोटीन्स को उसमें डालकर बनाता है। अब यहां अगला सवाल आया कि लोगों ने कहा कि क्या हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कैसे इसका मेम्ब्रेन का सिंथेसिस में कोई हम लोग, एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, और वो होता है यूज ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक। ये ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक क्या होता है? इसमें हम लोग रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। तो 2 अमाइनो एसिड को, लाइक ल्यूसिन, ल्यूसिन में कार्बन का 14 जो आइसोटोप है उसको लिया गया, एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या करता है, लिपिड बनाता है, ग्लिसरॉल में भी कार्बन का 14 यूज किया गया। देखिए, ठीक है, ल्यूसिन क्या है, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल क्या है, फैटी अल्कोहल, अल्कोहल। अमाइनो एसिड से क्या बनेगा आगे, प्रोटीन बनेगा। इस फैटी अल्कोहल से क्या बनेगा आगे, लिपिड बनेगा। तो दोनों में लगा दिया इन्होंने क्या, रेडियो आइसोटोप्स, और अब उसको बायोलॉजिकल सिस्टम के सेल के अंदर में डाला। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो टेम्पोरल कंटिन्यूटी में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने थे, ठीक है ना, उससे रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, सब में 14C ल्यूसिन एंड 14C ग्लिसरॉल मिला, दोनों में। इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूटी हुआ इसमें से और इसमें से। तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि राइबो जो सेल जब डिवाइड करता है तो उस वक्त टेम्पोरल कंटिन्यूटी के आधार पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बंटवारा होता है। कुछ हिस्सा एक डॉटर सेल में जाता है, कुछ हिस्सा, और जब इसको रेडियो लेवल कर दें, यही हिस्सा फर्दर कंटिन्यूटी में पूरे सिस्टम में मिलता है। सो ये प्रूफ करता है कि टेम्पोरल कंटिन्यूटी और बायोसिंथेसिस या बायोजेनेसिस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जितनी आवश्यकता होती है वो प्राप्त किया जाता है। एक सवाल है, क्या किसी भी सेल में ER की मात्रा फिक्स्ड होती है?
होती है? तो आप लोग तो समझ चुके होंगे, इसका उत्तर क्या होगा? नो, नहीं, नो। डिपेंड्स ऑन द सेलुलर एक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन द सेल एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, कैसे? लीवर सेल और इसके अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब टॉक्सिन डाला गया, जहर, तो देखा क्या? इस सेल के अंदर में ईआर इंक्रीज्ड। क्यों ईआर बढ़ गया? क्योंकि ईआर क्या कर रहा था? जहर को काट रहा था, मतलब डिटॉक्स कर रहा था। तो ईआर की संख्या बढ़ गई, सेल का साइज बढ़ गया, लीवर का साइज बढ़ गया, लीवर का साइज भी बढ़ गया। और जब टॉक्सिन्स खत्म हो गए सारे, तो फिर से ये अपना नॉर्मल स्टेटस पर आ गया और लीवर सेल भी नॉर्मल स्टेटस पर आ गया। इससे एकदम प्रमाणित होता है कि सेल के एक्टिविटी के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बढ़ेगी और घटेगी। यह डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पर। दिस इज द बेसिक लॉजिक। अब हम लोग देख रहे हैं ईआर मेम्ब्रेन। ईआर मेम्ब्रेन कैसा दिखता है? तो पहले तो बायलेयर्ड है, ये ऑलरेडी हम डायग्राम बना चुके हैं। ये इसका अगर आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, तो फिर इनर मेम्ब्रेन भी है। तो ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? वही लिपिड बायलेयर, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी क्या होता है? फॉस्फोलिपिड का बायलेयर होता है, इस तरह से अरेंज होता है। सो इस तरह से, और इसमें जो प्रोटीन्स अगर चाहिए तो प्रोटीन्स होंगे। जैसे मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना मेम्ब्रेन का, वही चीज यहाँ पर एंडोप्लाज्म में भी ऐसे है। हो सकता है कि मल्टीप्लास प्रोटीन भी हो, वो भी इस मेम्ब्रेन में हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर यहाँ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो, मतलब इट इज लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरह का इसका भी कंपोजिशन होता है। इसमें भी प्रोटीन के साथ क्या हो सकता है? शुगर जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, शुगर जुड़ा हुआ हो, ओलिगोसेकेराइड। लिपिड के साथ भी शुगर जुड़ा हुआ हो सकता है। ये तमाम चीजें जो यूजुअली है वो हम लोग इसमें भी देखते हैं। तो यही बेसिक मेम्ब्रेन का कंपोजिशन इसका होता है। ऐसा ही ऊपर और ऐसा ही नीचे होता है। बस डिफरेंस होता है इसके काम के आधार पर, कैसे काम ये करता है, ठीक है। इस काम की पहली लड़ी में हम लोग जिस चीज को देखने जा रहे हैं, ठीक है, वह है, उसका हेडिंग है माइक्रोजोम, माइक्रोजोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक टाइप है, हम लोग माइक्रोजोम। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग क्या बताते हैं कि बड़ा बड़ा डेंस नेटवर्क, एकदम ऐसे करके मत पूछो, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये तो बहुत ऐसे एकदम बहुत बड़ा नेटवर्क है ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। लेकिन अगर हमें कोई छोटा छोटा ऐसे दिखे तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये तो वेजाइकुलर दिख रहा है, ये वेजाइकुलर दिख रहा है। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है, बट ये छोटा है, इसके लिए इसको बोला गया माइक्रोजोम, ईआर। अर्थात ये छोटे छोटे ईआर हैं, और ये भी स्मूथ वाल्ड एंड रफ वाल्ड होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया? ये आर हो गया, और ये क्या है? स्मूथ वाल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों चीज हो रहा है इसमें, तो ऐसा नहीं है कि ये उससे अलग है, वही चीज है। तो माइक्रोजोम ईआर का ही एक रूप है। माइक्रोजोम ईआर के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि ये बनते हैं, फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन, ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, SER, रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन। तो माइक्रोजोम को ER को जरूर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा मान रहे हैं, लेकिन जब स्टडी किया गया तो देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी टूटकर माइक्रोजोम बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी टूटने से माइक्रोजोम बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के टूटने से भी माइक्रोजोम बनता है, स्मूथ वॉल्ड, रफ वॉल्ड एंड गोल्जी बॉडी के टूटने से भी माइक्रोजोम बनता है। इसलिए हम लोग जब भी लिखते हैं तो माइक्रोजोम ER लिखे, मतलब ये ER का मेम्ब्रेन का टूटा हुआ हिस्सा है। अभी तो हम इसको ER को हटा देते हैं क्योंकि हमने इसमें सबको शामिल कर दिया है। नहीं तो हम लोग लिखते हैं माइक्रोजोम PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये माइक्रोजोम जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ है। तो ऐसे करके इन चीजों को पढ़ा जाता है, ठीक है। और जैसे कि ये है, एक ही उनके दो हिस्से दिखा देते हैं, एक रफ वॉल्ड है और एक स्मूथ वॉल्ड है। अगर इसका फ्रैगमेंटेशन हो, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, कुछ हिस्से रफ वॉल्ड माइक्रोजोम हो जाएगा, कुछ हिस्से स्मूथ वॉल्ड माइक्रोजोम हो जाता है। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। और अगर हमें राइबोसोम को हटाना हो, अगर मान लो कि माइक्रोजोम है, इस पर राइबोसोम है, इसको अगर रिमूव करके इसको हम लोग स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनाना है, SER, रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER से, तो यहां पर हम लोग डिऑक्सीकोलेट जो है, दो बार सी हो गया, डिऑक्सीकोलेट रीएजेंट मिला दें। आपको मन में आएगा सर ये कैसे करता है, ये सारे टेस्टिंग है जिसको यहाँ पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। डिऑक्सीकोलेट जो रिएजेंट है अगर डाल दें तो सारा का सारा राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है, सभी राइबोसोम्स निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा, सिर्फ स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचेगा। आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोजोमल मेम्ब्रेन्स, कैसे ये काम करते हैं।